ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रस्तुत है कोविड-19 जागरूकता पर आधारित कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को तुलिका का नमस्कार। श्रोताओं, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने उद्बोधनों में हम नागरिकों को उत्साहित करने और नवाचार के लिए अक्सर प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे ही एक उद्बोधन में उन्होंने आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाने की दिशा में वोकल फॉर लोकल की बात कही थी। यानी हमें स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग करनी चाहिए और न सिर्फ स्थानीय तौर पर उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देना चाहिए, बल्कि हमारे उत्पाद हमारे क्षेत्र विशेष के बाहर भी अपनी उपयोगिता सिद्ध कर पाएँ, अपना मार्केट बना पाएँ, ये कोशिश करनी चाहिए। इसी सिलसिले में हम आपको बताएं, लद्दाख की 29 वर्षीय कुंजिस आंगमो वोकल फॉर लोकल की ब्रांड एम्बेसडर मानी जा रही हैं। पिछले 4 सालों से वो स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध करवा रही हैं। वोकल फॉर लोकल को लद्दाख में कैसे बढ़ावा मिल रहा है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लद्दाख की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को विश्व स्तर पर लेह वाले ब्रांड के नाम के साथ बेचा जा रहा है। आज लद्दाख की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों को फ्रांस तक भेजा जाता है और कुंजिस आंगमो अपने प्रयासों से इन उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिला रही हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 25 लाख रुपए का आपने लोन लिया और लद्दाख की महिलाओं के साथ पश्मीना शॉल और वूलन पर काम करने की शुरुआत की। लद्दाख में पश्मीना शॉल, वूलन्स, बैग्स, कुशन और ट्रेडिशनल ड्रेस बनाई जाती हैं। हर गांव में 100 महिलाओं के ग्रुप पश्मीना की कताई में जुटे हुए हैं। जुलाई 2019 से लेकर नवंबर 2019 तक इन महिलाओं ने लगभग 25 लाख रुपए का कारोबार किया है। और हम आपको बता दें कि लद्दाख में सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, पावरलूम मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए अधिकांश लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम कुंजिस आंगमो को देखें तो पढ़ लिख कर इन्होंने बहुत बड़े रोजगार का सपना नहीं देखा, बल्कि अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिलाने की बात सोची। लेकिन अक्सर हम उल्टा करते हैं, बड़ी नौकरी, चमकदार करियर ये ढूंढते हैं और आवश्यकता की वस्तुएं जुटाने की जगह विलासिता की वस्तुएं इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपनी शिक्षा को अंतिम आदमी के कल्याण में लगाना चाहते हैं। हम आपको बताएं एक और व्यक्ति के बारे में। युवा वैज्ञानिक हैं ये समर्थ जैन। नैनो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के बाद छत्तीसगढ़ के जशपुर गांव में न सिर्फ आपने जैविक खेती को बढ़ावा दिया, किसानों के साथ मिलकर काम किया, बल्कि कई उन्नत जैविक उत्पाद अपनी प्रयोगशाला में विकसित किए। जशपुर और उसके आसपास के ग्रामीण इलाकों में कृषि के क्षेत्र में आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। साथ ही महुआ से हैंड सैनिटाइज़र बनाने की अपनी खोज को लेकर बहुत चर्चित रहे हैं। आज जशपुर के कई स्व सहायता समूहों की महिलाएं समर्थ जैन की तकनीक से महुआ से सैनिटाइज़र बना रही हैं। इस युवा वैज्ञानिक समर्थ जैन की कहानी जानने के लिए हमने उनसे बात की। आइए ये बातचीत आपको भी सुनवाते हैं। श्रोता साथियों, हमारे साथ हैं समर्थ जैन। समर्थ जी, आपका पहले तो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। समर्थ, जशपुर की एग्जैक्ट लोकेशन हमारे श्रोताओं को बताइए। जशपुर जो है ये अपने छत्तीसगढ़ में जो सबसे टॉप मोस्ट एरिया है, मतलब झारखंड की तरफ वहाँ से सटा हुआ है। और रांची जो है वो हमारा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों है, तो वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पड़ती है जशपुर की। बचपन से आप जशपुर में ही रहे? मतलब 10वीं तक की पढ़ाई जशपुर में ही हुई हमारी। उसके बाद फिर 11वीं और 12वीं जो है वो भिलाई में। तो यार भिलाई आजकल पूरे छत्तीसगढ़ का कोटा कहा जाता है आज के समय में, उस समय उतना कुछ था नहीं। अभी इसी दौरान क्या हुआ कि डॉक्टर कलाम जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें 2 बार। जी जी। ये शायद 10वीं की बात रही होगी, तो हर जिले से 1 या 2 बच्चों का चयन किया गया था उनसे मिलने के लिए और रायपुर में वो मुलाकात थी। तो काफी ज्यादा साइंस को लेके इंस्पिरेशन मिली उनसे
और दूसरा ये थी कि ये चीजें याद होती नहीं थी मुझे, ना उस समय ना अभी। तो साइंस सबसे इजी लगता था क्योंकि ये बात समझ लो तो नंबर आ जाते थे। जी जी। और उस समय बहुत नई टर्म चला था नैनो टेक्नोलॉजी करके, आज भी काफी लोगों के लिए नया है, पर 11 से थोड़ा सा इंटरेस्ट उस फील्ड में था। कॉलेज के टाइम में उस समय खाली एकमात्र ऑप्शन नैनो टेक्नोलॉजी के लिए था एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा का। आजकल शायद 5-6 कॉलेजेस हो गए हैं। तो फिर हमने डायरेक्ट उस वहीं पे के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया और फिर एमआईटी से ही हमने पढ़ाई की। इंटीग्रेटेड एमटेक था नैनो टेक्नोलॉजी का। लास्ट ईयर हमारा जो इंटर्नशिप और जो एक्सचेंज प्रोग्राम रहता है उसके थ्रू फिर हम केयू ल्यूविन, जो कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूविन है बेल्जियम में, वहाँ पे चयन हुआ। तो फिर वहाँ हमारा कुछ काम रहा। जो फाइनल डिग्री है वो हमारा एमआईटी से ही है, एमटेक की जो है। इसी बीच ही क्योंकि जशपुर काफी दूर भी पड़ता था और छुट्टियां जो जैसे ठंड में होती थी तो 15 दिन की होती थी, सेमेस्टर के बीच में भी थोड़ी कमी छुट्टियां रहती थी। तो एनपीएल जैसे है अपना दिल्ली में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है, फिर डीआरडीओ के कुछ लैब्स हैं। इसी बीच समर इंटर्नशिप के लिए हमको टीआईएफआर में भी काम करने का मौका मिला, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है। इसी तरह 4-5 लैबों का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा उन दिनों। अच्छी बात ये थी कि क्योंकि बिल्कुल नया सब्जेक्ट था तो किताबें शायद अभी तक भी इसके सिलेबस की किताबें नहीं आई हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, तो हमको मैक्सिमम रिसर्च पेपर से ही पढ़ना पड़ता था। तो एक मतलब पढ़ने और सीखने की काफी अच्छा मतलब उस समय हमको मौका मिला। एक बहुत बड़ा अच्छा और ब्राइट करियर आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन आपने उन सब को छोड़ा और वापस जशपुर आए। ये चेंज कैसे आया? ये कोई टर्निंग पॉइंट रहा होगा आपकी लाइफ में? कि ब्राइट करियर था या नहीं था वो सब अपने अपने मतलब मायने कहने चाहिए जो निर्धारित करने के होते हैं। जी। प्रमुख तौर पे क्या हुआ कि लगभग 1.5 साल मैंने आईमेक्स में काम किया। ये जो आईमेक्स है वो यूरोप का सबसे बड़ा फैब्रिकेशन लैब और मतलब रिसर्च सेंटर है। वहाँ सभी कंपनियों के रिसर्च होते हैं और काफी मतलब ब्रिलियंट माइंड्स काम करते हैं वहाँ। और मैं जिस प्रोजेक्ट में था उसमें सिर्फ इकलौता इंडियन नहीं था और हमारी टीम में खाली 2 लोग थे। और जो टॉपिक था हमारा उसमें खाली दुनिया की 3 टीम काम कर रही थी। काम तो काफी अच्छा था, पर जो पॉइंट हुआ असल में ये बात हुई कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी नई डेवलप होती है तो उसको जनरली कंपनीज पेटेंट कराती हैं। अब जैसे कोई भी अगर लैब है, अगर वो गवर्नमेंट की लैब नहीं है तो क्या होता है कि जो रिसर्च होती है वो फंडेड होती है, मतलब कोई कंपनी पैसा लगा रही है तब हम काम कर पा रहे हैं। जी। तो टेक्नोलॉजी जो उससे डेवलप होगी उसमें पहला अधिकार जो होता है उन कंपनियों का ही होता है। तो ये समझ में आया कि कंपनीज अगर चाहें तो कोई भी टेक्नोलॉजी को खरीद के ब्लॉक करके रखती हैं जब तक कि उनकी पुरानी टेक्नोलॉजी का पैसे वसूल नहीं होता है। और इसी दौरान थोड़ी किस्मत अच्छी थी कि 3 बार कलाम साहब से और मिलने का मौका मिला अलग अलग मौकों में। 1-2 बार चर्चा भी हुई 15 मिनट के लिए, वो मतलब बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो ये था कि अपन को अपने लोगों के लिए कुछ न कुछ काम करना है। वही एक कारण था कि हमने साइंस पसंद किया था कि कुछ न कुछ नया कर सकते हैं। पर जब पता चला जो टेक्निक हम बना रहे हैं वो कंपनियों के हाथ में ही होगा और जब कंपनी जब तक नहीं चाहेंगी तब तक वो मार्केट में नहीं आएगी, तो फिर थोड़ा सा वहाँ से मन हट गया हमारा उस चीजों में काम करने का। दूसरी बात ये थी कि क्योंकि वहाँ ज्यादातर समय हम लोग खाते बाहर थे, बट सप्ताह में 2 या 3 बार खुद भी खाना बनाते थे। जी। तो किसानों से डायरेक्ट वहाँ सब्जियां लेना हो, फल लेना हो, अनाज जैसे लेते हैं, तो वो हमारा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट था। यूरोप में खास करके जो छोटी जगह है वहाँ एक अच्छी बात है कि पॉपुलेशन तो ऐसे भी कम है वहाँ, छोटी जगहों में और भी कम होती है, तो लोगों को जानने का काफी मौका मिला। तो वहाँ ये स्ट्राइकिंग डिफरेंस रहा जो फार्मिंग का तरीका था, जिसको हम अपने पुराने तकनीक बोलते हैं या बोलते हैं कि जो पुराना घिसा पिटा पद्धति चले आ रहा है भारत का, तो लगभग उसी तरह से वो लोग पैदावार या अनाज का उपज करना होता है, सब्जियां लगाना। जो छोटे किसान है वहाँ के उनकी बात कर रहा हूँ। कमर्शियल फार्मिंग तो खैर बहुत मैकेनाइज होती है बाहर, बट जो छोटे स्तर के किसान है। क्योंकि मैं 10th क्लास तक जशपुर में ही था तो मेरे जितने दोस्त थे या तो मैकेनिक थे या फिर किसान के ही बेटे थे, और दादाजी भी हमारे किसान थे। तो खेती को हमने शुरू से देखा था। और आपको याद होगा ये उसी दौरान की बात है कि फार्मर सोसाइटी केस काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहे थे, काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे इंडिया में। तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस लगा कि जो तरीका हम यूज करते थे उसको यूज करके बाकी लोग काफी संपन्न हैं, और मतलब हमारे जो किसान है या जो वो काम कर रहा है वो उस चीज को छोड़ते जा रहा है या उसको नुकसान हो रहा है। तो फिर हमने वहीं से ये डिसाइड किया कि लास्ट के जब 6 महीने बचे थे हमारे काम के, कि अब इन चीजों में थोड़ी पढ़ाई चालू की जाए। नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ने से देखिए फायदा ये हुआ कि
लगभग सभी विषयों के बारे में अच्छे लेवल तक की जानकारी हो गई थी, तो चीजों को समझने में काफी आसानी होती है उससे। तो फिर हमने उसी को पढ़ना और समझना चालू किया और फिर डिसाइड किया कि वापस आके इसी फील्ड में हम काम करेंगे यहाँ। जशपुर जब आप ये रहा। वापस लौटे तो काम करना उतना आसान नहीं रहा होगा, शुरुआत उतनी आसान नहीं रही होगी। पेरेंट्स को भी जब आपने ये सारी चीजें बताई होंगी कि हम ये करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उनको भी अंदर से डर लगा होगा कि एकदम जो प्रचलित चीजें हैं वो छोड़ करके एकदम गैर परंपरागत क्षेत्र में बच्चा आना चाहता है, तो कैसे क्या संभव होगा? देखिए, शुरू में दिक्कत तो आई, लेकिन सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पेरेंट्स का रहा, क्योंकि हमारे फादर भी जो हैं और जो दादाजी भी थे, सामाजिक कामों में या लोगों के बीच रह के काम करने में उनका ज्यादा भरोसा था शुरू से ही। तो मे भी ये चीज हमने बचपन से सीखी थी, तो घर की तरफ से तो कोई इश्यू नहीं आया। और सबसे बड़ा ये सपोर्ट था कि फैमिली में हमें कमाने का उतना ज्यादा प्रेशर नहीं था, जो सबसे बड़ा सपोर्ट बोलते हैं उस एज में, क्योंकि अधिकतर लोगों को क्या होता है कि आपको पैसे भी चाहिए, घर भी चलाना है। तो वो चीज में हम काफी लकी रहे कि वो प्रेशर नहीं था। प्लस इतना सपोर्ट था कि आपको जो करना है, आपको जब तक करना है आप करो, आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। तो वो घर से तो वो प्रेशर बिल्कुल नहीं था। पर हाँ, अभी 2 सालों को छोड़ दें तो शुरू के 3 साल तक जितने भी रिश्तेदार के हैं या समाज के लोग हैं या दोस्त हैं, तो सबको समझाने में थोड़ी दिक्कत आती थी कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। कई पेरेंट्स ऐसे भी कहे, मतलब कुछ हमारे कॉन्टैक्ट में जो बाहर में हैं, जो हमारे फील्ड में ही काम कर रहे हैं, या कुछ रिलेटेड कंपनीज में हैं, ऑयल कंपनीज में हैं, कुछ कुछ काफी हाई रिसर्च में हैं, उन्होंने कहा हम सर्विस लगवा दे रहे हैं, हमको हमारे पास आ जाओ, जिंदगी बर्बाद हो रही है। पर 6 महीने साल भर काम करने के बाद ये समझ में आ गया कि अगर थोड़ा और डीपली काम करे तो काम काफी अच्छा है। और सबसे अच्छी देखिए जो सुकून मिलता है वो ये है कि 5 परिवार, 10 परिवार, 20 परिवार जो हैं, अगर वो हमसे जुड़ के कुछ नया सीखते हैं या उनको थोड़ी सी उम्मीद जगती है, तो उससे बड़ा सुख फिर कुछ और मिलता नहीं है। बाकी तो ये था, घर से बिल्कुल पॉजिटिव रहा, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं मानता हूँ। जशपुर में आकर के किस तरह से काम करना शुरू किया और यहाँ की जो लोकेलिटी थी, जो यहाँ के रहवासी थे, उनको आपने अपने काम के साथ कैसे जोड़ा, उनको लाभान्वित कैसे किया? देखिए, जब हमने शुरू किया था तब हमको ये नहीं पता था कि हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाएंगे इन फील्ड में। हमारा काम जो था वो खाली ये था कि साइंटिफिक वे में हम ये इवेल्युएट करना चाहते थे कि जो एक्चुअली में ट्रेडिशनल मेथड्स हैं हमारे, वो सही में काम करते हैं या नहीं करते हैं, या जो केमिकल फार्मिंग अभी चल रही है उसमें क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो शुरू के 1.5 से 2 साल हमको यही स्टैब्लिश करने में लगा कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। एक और जो चीज है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती के बारे में बहुत ज्यादा दुष्प्रचार हो रहा है अभी, कि काफी खर्चीली होती है, तो हम उसको भी चेक करना चाहते थे कि क्या सही में ऐसा कुछ है। तो 1-1.5 साल तो हमको वो सारी चीजों को समझने में, तैयार करने में, ऑन फील्ड एक्सपीरियंस में लगा। और उसके बाद चूंकि अब लोगों में ये बात काफी ज्यादा चल भी रही थी कि भाई आप इतना पढ़ लिख के आके यहाँ आप ये काम कर रहे हो, तो काफी सारे लोग देखने भी आते थे। तो शुरू के 6-7 महीने में तो उतना कुछ हुआ नहीं, बट उसके बाद जो प्रोडक्शन हमारे खेत में रहा, या जो दवाइयां हम बनाते थे, जो यूज करना है, तो वो सब देख के फिर किसानों को थोड़ा सा मोटिवेट करने में आसानी हुई। किसान खुद चल के आने लगे कि ये कैसे करना है, या क्या करना है, या हम क्या कर सकते हैं। बस वहीं से शुरुआत हुई। और उसके बाद फिर हमने लगभग 1.5 साल तक गांव में जा जाके फ्री ट्रेनिंग कैंप लगा के हमने वो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए, जिसमें कि किसान ये सीख सके कि बीज हाइब्रिड अगर वो लगा रहा है, तो उसके अलावा कोई भी चीज उसको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर पशुधन है, गाय है या बकरी है, तो सारी चीजें हम फार्म में खुद ही बना सकते हैं। तो वहां से फिर काफी ज्यादा किसान जुड़ने लगे। किस तरह की ट्रेनिंग्स आप किसानों को दिया करते थे? जैविक की जब भी हम बात करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि आप गोबर की खाद डाल दो और कुछ भी नहीं डालो, कुछ भी नहीं करो। तो ये बिल्कुल गलत होता है, जब क्योंकि मौसम भी अब बिल्कुल बदल गया पिछले 5-6 सालों में। और जो पैटर्न है वो बिल्कुल बदल चुका है। दूसरा, जब हम हाइब्रिड सीड यूज करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है एनर्जी की। तो हमको ऑर्गेनिक जाने के लिए सॉइल को डेवलप करना पड़ता है, जो कि मैक्सिमम लोग भूल जाते हैं। उनको ये लगता है कि हम यूरिया बंद करके सिर्फ गोबर की खाद डाल दें या जैविक कुछ भी खाद डाल दें तो हो जाएगा। तो वो तरीका नहीं होता है। तो जब भी किसानों की ट्रेनिंग होती थी, हम उनको शुरू से सिखाते थे कि मिट्टी में क्या क्या चीजें होती हैं, पानी का क्या क्या काम होता है, जड़ों का क्या क्या काम होता है, न्यूट्रिएंट कैसे कैसे मिलते हैं। तो बिल्कुल फंडामेंटल से शुरू करके
और एंड में ये रहता था कि जितने भी मतलब जैसे 10-12 तरीके के पेस्टिसाइड एंड फंगिसाइड हैं जो किसान खुद बना सकते हैं, जो थोड़ी बहुत जमीन है लोग खुद अपने आप से तैयार कर सकते हैं। फिर केमिकल फर्टिलाइजर के अल्टरनेटिव क्या क्या चीजें हैं, कब पौधे को खाद की जरूरत होती है, कब जरूरत नहीं होती है, कब वीडिंग की जरूरत होती है, कब नहीं होती है। अभी जैसे एक पद्धति है या जनरली भी आप फार्म में जाओ कहीं तो आपको दिखेगा कि फसल के अलावा एक घास कहीं भी एक्स्ट्रा नहीं होती है। ये जो है ये बायोडायवर्सिटी को बहुत नुकसान पहुंचाता है और इसी कारण हमें पेस्टिसाइड काफी ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये बेसिक जो फंडामेंटल चीजें ये सारी चीजें हम सिखाते थे। 3 दिन का ट्रेनिंग टाइप का चलता था हमारा। तो पर ये क्या है कि डिपेंड करता था कि वहाँ किसान कितना सीखना चाहते हैं, कितना समझना चाहते हैं। तो धीरे धीरे चालू होता था। कई ट्रेनिंग सेशन ऐसे होते थे जिसमें खाली हम खाद बनाना उनको सिखाते थे। कई जगह ऐसा होता था कि जहाँ पे थोड़ा सा डेयरी फार्मिंग में फोकस करना पड़ता था। तो इस तरह से चलता गया। अब इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो 1.5 साल तक हमने जो फ्री में ट्रेनिंग दिया तो लोग सीखते तो थे पर उसको इम्प्लीमेंट बहुत कम जगह करते थे। जी। फिर यहाँ पे कुछ कल्याण आश्रम करके भी है और आरएसएस के भी कुछ हैं लोग। तो अभी ये इन सारे संस्थाओं से भी क्या है लोग कांटेक्ट करते रहते थे, भाई हमारे भी वहाँ इतने गांव है, आप वहाँ भी ट्रेनिंग करिए। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि ये लोग 5 रुपए या 10 रुपए चार्ज करते थे फार्मर से। अच्छा। और उनका ये कहना था कि अगर आप 5 रुपए 10 रुपए लो उससे ज्यादा का आदमी नशा में व्यसन में बर्बाद कर देता है। 5-10 रुपए आजकल बड़ी चीज नहीं है। पर आप जब उनसे 5 या 10 रुपए लेते हो तो वो अपना अधिकार समझते हैं पूछने के लिए और समझने के लिए। बिल्कुल। तो आज तक अभी तक भी मतलब जब 2 साल लगभग हो गए हम ये ट्रेनिंग अभी नहीं दे रहे हैं, बाकी कामों में व्यस्त हैं। तो अभी भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, फोन आते हैं किसानों के। वो सिर्फ 10 रुपए का कमाल है। जो 1.5 साल हम नहीं कर पाए वो काम 10 रुपए में किया। किसान पूछते हैं, किसान उन चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। कुछ दिक्कत आती है तो फिर वो बताते भी हैं और कुछ अगर नया होता है तो भी बताते हैं। ये एक मनोविज्ञान है समाज का कि यदि उन्होंने कुछ पैसे आपको दिए हैं तो हक से वो आपसे पूछ सकते हैं, वरना वो हक नहीं महसूस कर पाते होंगे अभी तक। जी जी जी, तो ये रहा। ये जो प्रोडक्ट्स आप अपने डेवलप कर रहे हैं खेती किसानी से संबंधित, इसको विपणन के लिए भी या मार्केटिंग के लिए भी कुछ बना के दूसरे लोगों को देने के लिए भी कुछ आपने ऐसा काम किया है? शुरू में जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमारे मतलब लक्ष्य में नहीं था। पर क्या हुआ कि छोटे किसान काफी कम हैं। वो जो छोटे किसान है वो भी क्या अपने खाली जीने के लिए या खाने के लिए थोड़ा बहुत बेचने के लिए लगाते हैं। अब इसके बाद आते हैं बीच के लेवल के किसान जो 4 एकड़ 5 एकड़। अच्छा, जब मैं छोटे किसान कह रहा हूँ तो हमारे यहाँ आधा एकड़ या उससे कम की जमीन की बात होती है। काफी छोटा इलाका है ये। तो जो बीच वाले किसान होते हैं 4 एकड़ 5 एकड़ 8 एकड़ में जो खेती करते हैं तो उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये आई जो हमारे साथ भी आई थी कि सब चीज जैविक इस्तेमाल अगर हम करते भी थे तो भी हमारी पैदावार नहीं होती थी और फसल खराब हो जाती थी। इसके बाद जब हमने अपने बाजार के प्रोडक्ट की टेस्टिंग करी, उसको यूज करके देखा तो हैरानी होगी जान के कि इंडिया में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के नाम पे इतनी बड़ी कालाबाजारी चल रही है कि कोई भी उत्पाद आदमी यहाँ बेच सकता है, लाइसेंस हो चाहे नहीं हो। मैक्सिमम प्रोडक्ट चाइना से इम्पोर्ट होते हैं और खाली रिपैकिंग का काम होता है। क्वालिटी कंट्रोल के नाम पे कुछ भी नहीं है अभी तक। ओहो। तो किसान मतलब एक तो डबल पैसे भी दे रहा था और उसको नुकसान भी हो रहा था। और जब अपन बड़े किसान की बात करते हैं यहाँ तो उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वो जैविक सारी चीजें खुद बनाएं और करें, क्योंकि लेबर उनको ज्यादा लगती थी। तो फिर उन्हीं में से कुछ लोगों ने कहा कि आपके जो खाद और दवाइयां हैं आप उसको बनाइए सेल करने के लिए। तो फिर वहां से हमारे खाद और पेस्टिसाइड और फंगिसाइड और वो सारी चीजें चालू हुई। उसमें भी हमने मेन ये चीज खाली ध्यान में रखी है कि जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें रॉ मटेरियल जो यूज हो जो हमारे यहाँ लोकली अवेलेबल हो या जो लोकली किसान उगा सकें। वेरी गुड। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ये धान का बेल्ट है, चावल उगता है यहाँ और आइडियली अगर पूरा कैलकुलेशन किया जाए तो किसान जो छोटा है उसको नुकसान ही होता, कभी भी फायदा नहीं होता है। अगर हम किसान की एक दिन की मजदूरी जोड़ दें उसमें तो हमेशा नुकसान में जाता है। तो उनको डाइवर्ट करना सबसे बड़ा चैलेंज है कि भाई वो और दूसरे क्या फसल लगाए। वही सब चीज को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बने, फिर पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बने जो ऑयल्स हैं या क्रीम्स हैं या बाकी चीज हैं। तो मेन मोटिव यही है कि मैक्सिमम जो है रॉ मटेरियल वो हम अपने बनाया हुआ ही यूज करें, बाहर से हमको नहीं लाना पड़े। शासन की तरफ से कितना सहयोग मिला आपको? शासन से हमने ज्यादा सहयोग की उम्मीद भी नहीं की, न हमने उनको अप्रोच किया था। पर ये था कि अगर कहीं पे जरूरत होती थी, जैसे भवन की जरूरत, कहीं ट्रेनिंग देना हो या कुछ योजना है जो कि किसान फायदा उठा सकते हैं, तो देखिए क्या था 2-3 सालों में लोगों को भी
यहाँ लगभग जानकारी हो गई थी कि कृषि में हमारा काम अच्छा चल रहा है। और 2016 में हमको मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ सम्मानित भी किया गया था कृषि में विशेष कार्य के लिए। जी। तो कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट होता था तो उसमें हमको पूरा सपोर्ट मिलता था डिपार्टमेंट का। जो हमारे किसान होते थे जो अच्छा काम करते हैं, अगर उनको कोई चीज जरूरत होती है जैसे मशीनरीज है या कुआं की आवश्यकता है या कोई और योजना है, तो वो हम बिल्कुल फैसिलिटेट कराते थे। पर इसके अलावा हमने कभी अप्रोच भी नहीं किया ट्रेनिंग के लिए या बाकी चीजों के लिए। मतलब वैसा कुछ खास सहयोग रहा नहीं, पर हाँ नकारात्मक भी नहीं रहा उनकी तरफ से। जी जी जी। महुआ से सैनिटाइजर बनाने के लिए आपका नाम बहुत चर्चा में आया। ये महुआ से सैनिटाइजर बनाने का दिमाग में कैसे आया और फिर ये इतने बड़े पैमाने पर कैसे शुरू हुआ, इसकी कहानी जरूर सुनना चाहेंगे आप। हाँ, तो जैसे पता होगा लॉकडाउन शुरू हुआ तो सैनिटाइजर की सब जगह कमी हो गई थी जी। क्योंकि हमारा पेट्रोल पंप है तो हमें भी मतलब बंद तो हम कर नहीं सकते थे। तो भाई शासन के साथ हमको भी भाई काम तो करना है, जैसा जितने डॉक्टर लगे हुए हैं, पुलिस लगी हुई है, उसी तरह हमारा भी काम था। तो कुछ दिनों के लिए तो लैब में हमारे पास एक छोटी सी लैब भी हमारे यहाँ सेटअप की हुई है जहाँ हम सारे प्रयोग करते हैं अपने। तो हमारे पास अल्कोहल या जो स्पिरिट होता है जो कंसंट्रेशन में चाहिए वो था। पर इसके बाद जब हमने दुकान वालों से मंगाया तो जो 800-900 रुपए में 4-5 लीटर आता था रॉ मटेरियल, उसका दाम लगभग 2500, 3000, 4500 रुपए तक हो गया। और 2 जगह ऐसा हुआ कि हमने पैसा भी दे दिया और मटेरियल आज तक हमको नहीं मिला। ओके। तो फिर थोड़ा सा लगा कि यार हम लोग यहाँ खुद अगर नहीं कर पाए और मान लीजिए सैनिटाइजर जब दुकानों में तो मिल ही नहीं रहा था उस समय, तो जो पुलिस फोर्स है, जो मेडिकल स्टाफ है, वो अपना बचाव कहाँ से कर पाएगा। तो बस ऐसे ही बैठे हुए थे कि एक दिन और अचानक से दिमाग में आया कि क्योंकि सैनिटाइजर में भी अल्कोहल यूज होता है और महुआ यहाँ पे काफी ज्यादा प्रचलित है, मतलब उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में जो गांव वाले हैं तो काफी ज्यादा इससे मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक बेवरेज बनती है। तो फिर वहीं से हमने थोड़ी बहुत टेस्टिंग की अपने लैब में और देखा कि बनाना पॉसिबल है। क्योंकि क्या है कि हम आदिवासी समाज से है नहीं, तो गवर्नमेंट का रूल ये है कि जो आदिवासी समाज से नहीं वो महुआ से शराब नहीं बना सकता है। और सैनिटाइजर बनाने के लिए शराब बनानी जरूरी है, उसके बाद ही मतलब अल्कोहल बनेगा तभी हम उसको एनरिच कर पाएंगे। तो फिर हमने यहाँ हमारे जो कलेक्टर थे हमने उनसे चर्चा की, एसडीओ सर है उनसे चर्चा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। तो दोनों ने काफी अच्छी रुचि दिखाई और उन्होंने कहा कि भाई आप बिल्कुल इसमें टेस्टिंग चालू करिए। उन्होंने रिटर्न में हमको दिया कि आपको हम टेस्टिंग करने के लिए परमिशन देते हैं। और इनिशियली काफी सहयोग भी रहा क्योंकि जब छोटे स्केल में देखिए 1-2 लीटर को कन्वर्ट करना इजी होता है, बट जब हम 40 लीटर तक गए तो दिक्कत ये हुई कि 30 लीटर 40 लीटर दारू जो होती है महुआ शराब वो हमको रोज लगती है टेस्टिंग में, उतना बनाने के लिए हमारे पास सेटअप था नहीं कहीं। तो गवर्नमेंट ने उसमें काफी हेल्प की। क्या होता है कि लिमिट से ज्यादा जो स्टोर करता है अल्कोहल तो वो कॉन्फिस्केट कर लेती है गवर्नमेंट, फिर वो डिस्ट्रॉय होता है। तो वो डिस्ट्रॉय करने की जगह रिटर्न परमिशन के साथ हमको कुछ उन्होंने टेस्टिंग के लिए दिया। अब इसमें एक और ये दिक्कत ये आई थी कि क्योंकि अगर हम इसको पर्सनल करते अपने लेवल पे तो मे भी इनकम तो होती है हमारी अच्छी खासी, बट ये ज्यादा लार्ज स्केल में हम इसको फैला नहीं पाते क्योंकि देखिए क्या है कि अगर गवर्नमेंट भी खरीदेगी सैनिटाइजर तो वो कंपनी से खरीदेगी किसी भी, वो हमको प्रेफरेंस तो मिलता नहीं उसमें। तो हमने उसका ये डिवाइस आउट किया कि क्यों ना मतलब जो टेक्नोलॉजी हमने बनाई है जिस पेटेंट फाइल किया हुआ है उसका, तो हम वो टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दें। और जो ट्राइबल एसएचजीज हैं, जो महिलाएं हैं जो ऑलरेडी दारू बनाने का काम करती थी अपने घरों में, उन्हीं के थ्रू हम ये सेटअप चालू करें पूरा। तो इससे 2 फायदा हुआ कि काफी ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला। दूसरा, गवर्नमेंट क्योंकि खुद ही बना रही है, ट्राइबल एसएचजी मतलब उन्हीं की महिला स्वयं सहायता समूह बना रही है, तो उनको परचेज करने में भी कोई इश्यू नहीं है। और तीसरा, इसको क्या है कि छत्तीसगढ़ हर्बल जो ब्रांड है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, उसने इंडोर्स किया है। मतलब अब जो हमारा सैनिटाइजर है वो छत्तीसगढ़ हर्बल के ब्रांड नेम में भी दिखता है। तो उनके जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ भी ये जाने लगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी हर जगह जाने लगा। गवर्नमेंट ने लेटर भी लिखा है यहाँ पे जितने बैंक हैं, बाकी सीआरपीएफ है, उनको कि आप ये परचेज करो, हमारे लोकल प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस कारण अभी अच्छा खासे स्केल पे ये मतलब चालू हो पाया है। ये जो स्व सहायता समूहों ने बनाना शुरू किया, इनको भी आपने ट्रेनिंग दी? तो लगभग 2 महीने लग गए इसको भी, मतलब जब से हमने मशीन छोटी बनाई थी उसी समय से इनकी ट्रेनिंग चालू थी और अभी भी लगभग हमको दिन में 2 घंटे वहाँ जाना पड़ता है। और ये ज्यादातर काम महिलाएं करती हैं? सभी काम महिलाएं करती, कोई भी पुरुष नहीं है इस टीम में। और ये महिला सशक्तिकरण की तरफ भी एक बहुत बड़ा कदम साबित है। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
अभी क्या है कि प्लांट जो है हमारा थोड़ा छोटा ही है, मतलब दिन में 40 से 80 लीटर ही प्रोडक्शन हो रहा है और कुछ दिनों में लगभग 550 लीटर पर डे का प्रोडक्शन का प्लांट हमारा चालू हो जाएगा। उसके भी तैयारियां चल रही हैं। तो अभी लगभग ये कह सकते हैं कि 30 से 35 महिलाएं हैं जो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं और इनडायरेक्टली जैसे जो फर्मेंटेशन के लिए एक छोटा सा यहाँ पे वो लगता है, रानू बोलते हैं उसको हम लोग, देसी जो फर्मेंटेशन के लिए आता है, दवा टाइप की आती है वो। तो वो भी यहाँ की जो आदिवासी प्योर ट्राइबल महिलाएं हैं जो मतलब लगभग 8-9 दशकों से उनका परिवार यही काम करते आ रहा है, वो हम उनसे परचेस करते हैं। इसी तरह गुड़ भी इस्तेमाल होता है और भी जो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं। तो इनडायरेक्टली ये है कि लगभग 60 से 70 महिलाएं इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलकर इन्वॉल्व हैं। उनका पूरा जीवन इसी से चल रहा है। क्या बात है। यदि व्यक्ति निस्वार्थ तौर पर काम शुरू करे तो एक क्रांति से आ जाती है समाज में, उस क्षेत्र में। समर्थ जैन मेरे ख्याल से इस तरह का एक उदाहरण बहुत बड़ा साबित हो सकते हैं। देखिए, निस्वार्थ तो कोई भी नहीं होता है। हमारा अपना स्वार्थ है कि इतने लोग हमसे जुड़ते हैं, वो हमारे परिवार की तरह हैं। वो अब हम कभी भी अगर इससे ज्यादा रुकना होता है तो जो भी वहाँ पे यहाँ लोकल जो भी चाय नाश्ता बनता है वो लोग अपने घर से सामान बना के हमारे लिए चाय नाश्ता वहाँ तैयार रखते हैं। तो ये सब मतलब एक अलग इसमें अलग प्यार मिलता है। तो मतलब निस्वार्थ मैं नहीं कह सकता, स्वार्थ है कि प्रेम का स्वार्थ है। अब देखिए, किसी भी चीज का स्वार्थ हो सकता है, पैसा का हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे नाम का हो। जी समर्थ जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातचीत सुनकर बहुत सारे युवा जो कर सकते हैं, बहुत तरीके के काम हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था वोकल फॉर लोकल के लिए, तो यदि जुड़ सकते हैं तो वो आगे आएं और कल्याण के लिए काम करें। ये जैसे सैनिटाइजर, ये तो एक छोटा सा उदाहरण था। इसी के बहाने, क्योंकि देखिए एक प्रोजेक्ट में अब शासन को भी दिखा कि हाँ काम हो रहा है, रेवेन्यू भी अच्छा खासा, मतलब अभी तक हमने लगभग 8.5-9 लाख रुपए का सैनिटाइजर ऑलरेडी बेच चुका है जो डिपार्टमेंट है, जो समूह है वो। इसके अलावा अभी लगभग 11 प्रोजेक्ट्स का हमारा काम चल रहा है और एक भी प्रोजेक्ट अगर सही होता है तो फिर शासन से आपको जो चाहिए मदद वो मिलने लगती है। लोगों को अगर फायदा होता है तो सबको बेनिफिट होता है उसमें। तो लोगों में देखिए सबसे बड़ी हिचकिचाहट ये आती है, जैसे जो हमको भी आई थी शुरू में, कि हमारे काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो छोटे छोटे अगर समूहों में जुड़कर, या जैसे जो गाँव में है, अगर अपन ग्राम पंचायत से बात करके भी अगर 5-10 लोग मिल के भी अगर कोई काम करते हैं तो शासन को मजबूरन आपके साथ आना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हमने कुछ भी नहीं किया है और हम गवर्नमेंट के पास जाएं कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमको आप ये सैंक्शन करो, तो वो कहीं भी संभव नहीं होता है, क्योंकि ऑन पेपर उनको दिखाना पड़ता है। तो जैसे अभी लड्डू की बात हो रही है, एक बहुत न्यूट्रिशियस लड्डू होता है, महुआ से ही बनता है। उसमें काफी ज्यादा ड्राई फ्रूट और लोकल जो आयुर्वेदिक मेडिसिन वो डलती हैं। तो वो एक ग्रुप ने भी बनाना चालू किया, थोड़े टाइम के लिए उन्होंने बनाया, 10-15 किलो बनाया, टेस्टिंग कराई, अच्छा लगा। तो अब गवर्नमेंट फुल फ्लेज उनके सपोर्ट में उनको जगह प्रोवाइड करा दी गई है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा दी गए हैं, उन ट्रेंडिंग में भी काम चल रहा है। तो थोड़ा सा खाली अगर अपन कदम बढ़ाएं और कुछ थोड़ा सा भी करके दिखाएं तो गवर्नमेंट बिल्कुल आपका साथ देगी ही देगी। जरूरत ईमानदारी से आगे बढ़ने की है, काम करने की है, कारवां अपने आप बनेगा। समर्थ जी, बहुत 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 अच्छी जानकारी आपने दी और निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपने हमें बात करने का मौका दिया। ओके, थैंक यू। देखा आपने, समर्थ जैन ने ऐसी जगह अपना काम शुरू किया जहां सुधार की और रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। कृषि प्रधान हमारे देश में घरेलू कृषि उत्पादों की कैसे ब्रांडिंग कर सकते हैं, इस पर यदि गंभीरता से सोचा जाए तो न सिर्फ रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, बल्कि हम ग्रामीण क्षेत्रों की आत्मनिर्भरता की पुरानी स्थिति तक भी पहुंच पाएंगे। अंत्योदय और ग्रामोदय का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसे भी साकार कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए प्रयास करने होंगे। तो प्रयास करते रहिए, बढ़ते रहिए। हाल फिलहाल यथासंभव घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और विदा दीजिए अपनी दोस्त तुलिका को। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।